आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ तो पॉलिटी बनूँ। हमें ये समझना होगा ना कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ है। जब जाएंगी तो वो राख हो जाएंगी पर किसी के हाथ ना आए। इसी बात पे मैं फोकस करवाना चाहती थी। आज से क्या निकलता है, पहले तो मूल में कोई अच्छी चीज़ होती है, फिर भ्रम फैलता है, फिर धारणाएं अलग अलग बनती हैं, फिर नमस्कार, मैं मीनाक्षी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों से मैं अपने आज के दिन के आधे भाग में बहुत अच्छी चीज़ जो सीखी वो बताना चाहती हूँ। आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ तो पॉलिटी मैंने उठाया तो उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले खुला। अब उस पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिखा। भाई बहुत भयानक बोरिंग लगता है वो। किसी भी चीज़ को जानना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे स्वाद लेना ज़्यादा अच्छा लगता है कि बकायदा उसे रटना या याद करना बहुत सही नहीं लगता। और शायद ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। जानने की कोशिश करते करते हम जैसे समुद्र में उतरते 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 नीचे क्या क्या पा जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करी तो पॉलिटी के बुक से मैं हिस्ट्री पे आ गई। ये स्पेक्ट्रम है, भगवान की कृपा से ये मेरे पास है। तो इसको जब उठाया तो इसमें पुर्तगालियों के बारे में मतलब ये पता चला कि यूरोप में 15वीं से ये देखिए मैंने एक पेज इसमें जो जो नीचे समुद्र में गए तो जो जो खजाने मिले उसको थोड़ा सा आप लोग के लिए अभी सजा के रख लिया है। इसमें मैंने यही पाया ना कि एक तो पहले ये जो इतनी बातें हम लोग को उपलब्ध हैं ये इसलिए हैं क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे या उधर के जो भी लोग थे वो अपने संदेशों के प्रेषण के लिए मतलब जो भी उनके कागजी कार्य जो जो भी चीज़ वो लिखते थे वो कागज़ पर लिखते थे। तो वो कागज़ पर लिखने के नाते वो बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है और उनको जानने समझने के लिए भी हम लोग के पास काफ़ी बहुत सारा संसाधन है। तो यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुए, मतलब लोग धनी हो रहे थे। अब पहले गरीब रहेगा तो गरीब क्या चवन्नी नहीं है तो क्या वो महल खरीदेगा, तो वो लोग अमीर हो रहे थे, मतलब उनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता बढ़ रही थी। और उसमें भी इटली सबसे आगे था। इटली में क्योंकि पुनर्जागरण हुआ, मध्य वर्ग की उत्पत्ति हुई, मतलब मिडिल क्लास के लोग हुए, वो विलासिता की चीज़ें खरीदने लगे। व्यापारी वर्ग बहुत तेजी से उसका भी उदय हुआ। मैं एक लास्ट में ना बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। मैं पढ़ा वढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस क्या सीखी वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग सुनते जाइएगा। एक अंत में अपने देश के लिए अपनी अपनी ज़रूरत की एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। ये हिस्ट्री रिलेट करते, हिस्ट्री ये प्रमाण है हर एक बात की कि आज हमारा कैसा है और कल हमारा कैसा होगा। आज से सीख के जैसे हम आगे करेंगे वैसा ही होगा। ये बात बस वहीं तक की है। तो हमें ये समझना होगा ना कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इधर आए क्यों, हम क्यों कहाँ क्यों हम कहीं क्यों जाने का प्रयास करते हैं। तो उन लोग को सबसे पहले क्या दिखा, धन दौलत, बेशुमार दौलत उनको दिखा यूरोपीय लोगों को। और यूरोप के जो और भी कंट्री थे वो ये चाहते थे कि हम इटली का जो एकाधिकार है वो इटली, क्योंकि इटली का ऐसा जो भौगोलिक वो था पृष्ठभूमि उसकी, मतलब वो जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से, इधर फिर अरब में इधर होते हुए कभी स्थल मार्ग से कभी जल मार्ग से वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती थी। और भाई ऊपर के यूरोप वाले देश जो होते थे वो छूट जाते थे तो उनको भाई बुरा लगेगा कि हमारे साथ का ही है, हमसे कितना आगे चला जा रहा है। तो वो इटली का जो एकाधिकार था उसको तोड़ना चाहते थे। तो उधर से वो पुर्तगाल वाले लोग, स्पेन और इधर मतलब सब कोशिश कर रहे हैं। वास्को डी गामा भी उसी कोशिश के चक्कर में, वहाँ के उनके राजा लोग प्रोत्साहन देते थे कि भाई तुम जाओ खोजो खोजो खोजो, हमें भी धन दौलत चाहिए, कहें इटली बस अमीर बने। तो उसकी खोज में पुर्तगाली वास्को डी गामा, तो हम सुनते हैं कि भारत को खोजा। भारत तो पहले था। ये बड़ी हंसी आती थी इस बात पे कि भारत को खोजा, नहीं भारत पहले से था, बस वो लोग यहाँ पर पहली बार आए। और फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक पुर्तगाली, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पढ़ के ये वीडियो बना है, बाकी तो और सब तो इतिहास हम पढ़ते ही हैं। इसका क्या मकसद था कि इसने पूरा अपना जीवन डेडिकेट कर दिया। आप लोग अगर रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो ये स्पेक्ट्रम की बुक देख सकते हैं। इसमें भारत में यूरोपियों का आगमन में इसके बारे में है। पर उसको पढ़ के जो एक मन के जो भाव आते हैं मैं वो बता रही हूँ। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी इस बात के लिए कि हमें पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करनी है भारत में। और इसने क्या किया, इसने तो पहले तो अपना भारत जो महान था
वो वहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसको त्रस्त नष्ट कर दिया था। ये हुआ ही, अगर फिर प्राचीन इतिहास में हम लोग जाएं तो यही सब होता है कि पहले तो मूल में कोई अच्छी चीज़ होती है, फिर भ्रम फैलता है, फिर धारणाएं अलग अलग बनती हैं, फिर लोगों का स्वामित्व स्थापित हो जाता है और फिर चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। फिर अभिमान, अहंकार, माया, धन दौलत, फिर इसमें सब बेकार, मतलब विलासी प्रकृति के सब हो गए थे। तो फिर विलासी प्रकृति के लोगों का ध्वस्त होना निश्चित ही होता है। और अपना भारतीय जो ग्रंथ है वो इसी वजह से कहता है कि भाई तो विलासिता से दूर हटो, तुम मोह माया से दूर हटो। तो ये तो एक अलग डायरेक्शन है। पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसकी क्या रणनीति थी कि इसने तो अपना पूरा तन मन धन समर्पित कर दिया था। ये तो पूरा अपना लेके आया था कि हम पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और इसने पहले तो गोवा को जीता बीजापुर से। तो वो तो चलो ठीक है कि आप भूमि जीत रहे हैं, पर इसने जो सबसे तगड़ी वाली रणनीति अपनाई, उसने ये करा कि उसने यहाँ के हिंदू महिलाओं से अपने लोगों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोचिए, यही बात, इसी बात पे मैं फोकस करवाना चाहती थी कि वो जानता था कि यहाँ पर हम लोग तो बड़े छोटे से हैं, इधर के लोग भाई जनसंख्या में और धन संपदा में भी बहुत ऊंचे हैं, तो कैसे क्या होगा। उन्होंने हिंदू महिलाओं को विवाह कर, मतलब अपने लोगों से हिंदू महिलाओं को विवाह करवाना शुरू कर दिया कि यहाँ की जनसंख्या, पुर्तगाली जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस बात से आशय क्या निकलता है, अगर हम आज भी अपनी भारत की स्त्रियों को उनकी महत्ता उनको नहीं समझने देंगे तो कभी भी कोई भी आएगा, कभी भी आप देखिए, पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी कोई साम्राज्य पतित हुआ है, जब भी कोई देश नष्ट हुआ है, तो वहाँ के स्त्रियों की भूमिका उसमें बहुत अग्रणी रही है। और अगर आज भी हम इतना सब कुछ इतिहास पढ़कर भी, विद्वान बनकर भी, कलेक्टर बनकर भी, समाज के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर भी अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर देश बदलता है, इतिहास बदलता है, तो वो वहाँ पे उनकी स्त्रियों की दशा बहुत मायने रखती है। और एक बात मुझे याद आती है कि अगर हम उनको खुद समझने दें, हम उनको बताएं, बस सहायता हम करते जाएं और उनको खुद समझने दें कि उनकी अपनी महत्ता क्या है। और एक बात बताऊं, जब वो अपनी महत्ता जान जाएंगी तो वो राख हो जाएंगी पर किसी के हाथ ना आएंगी। ये हम उदाहरण दे सकते हैं पद्मावती जी, पद्मिनी। शायद आप लोग तो बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। बस मैंने जो सीखा आप लोग को बता दिया। आप लोग की जैसी इच्छा, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।